नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। देश की अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने वाला दस्तावेज यानी बजट संसद में पेश हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 9वां केंद्रीय बजट पेश किया, जिसमें हेल्थ केयर से लेकर डिफेंस तक, किसानों से लेकर युवाओं तक और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर इंडस्ट्री तक हर सेक्टर के लिए बड़े ऐलान किए गए। अमेरिकी टैरिफ के दौर में भारतीय निर्यात को मजबूती देने की बात हुई है। हाई कैपेक्स के जरिए ग्रोथ की रणनीति और सबसे बड़ा आकर्षण रेलवे के लिए 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। सरकार का दावा है कि ये बजट भारत को तेज रफ्तार विकास की राह पर मजबूती से आगे बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट बताया है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि दिशाहीन बजट है, जिससे आम आदमी पूरी तरह गायब रहा। तो क्या ये बजट वाकई महंगाई से जूझते आम परिवारों के लिए ठोस राहत है? क्या इससे किसानों की आय बढ़ेगी? क्या युवाओं के लिए रोजगार के नए दरवाजे खुलेंगे? और क्या हाई स्पीड ट्रेनें रोजगार और रोजमर्रा की जिंदगी बदलेंगी? आज बात इसी खास मुद्दे पर। और बजट पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। चर्चा में मौजूद है बीजेपी विधायक कैलाश वर्मा जी। बहुत स्वागत है कैलाश जी आपका। हमारे साथ प्रोफेसर एन डी माथुर जी हैं, अर्थशास्त्री हैं। बहुत स्वागत है माथुर सर आपका भी। रितुल पटवा जी हमारे साथ है, सीए हैं। रितुल जी आपका भी बहुत स्वागत है। और मिथिलेश जामनी जी भी चर्चा में मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक है। बहुत स्वागत है मिथिलेश जी। और कुछ मेहमान कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, इस चर्चा में शामिल होंगे, उसका हिस्सा बनेंगे। और चलिए शुरुआत करते हैं चर्चा की, क्योंकि बजट आ चुका है और बजट आने के बाद सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। कैलाश वर्मा जी आपसे शुरुआत करूं। मैं सभी गेस्ट से पहला रिएक्शन तो ये चाहूंगी कि आपको इस बजट को देखने का नजरिया क्या है, कैसा है ये बजट? देखिए, पहले तो मैं फर्स्ट इंडिया में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। श्वेता जी आपका भी जी। हमेशा से किसी भी प्रकार की कोई योजनाएं, चाहे वो देश के माध्यम से, स्टेट के माध्यम से, किसी डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से जब बनती है, तो मैं इतना कह सकता हूं कि पहली बार कर्तव्य पथ भवन में बना हुआ ये बजट एक कर्तव्य पथ के ऊपर चलने वाला है, जिसमें बहुत सारी बातों को लेके समावेश है। समावेश ऐसा है जैसे महिलाओं की भी बात की गई, युवाओं की भी बात की गई, किसानों की भी बात की गई, और एक ऐसी तरीके की आवाज इस बजट के अंदर है जो आम आवाम तक, गांव गरीब किसान तक इसकी बात को हम हर क्षेत्र के अंदर, चाहे वो इनकम टैक्स की बात हम करते हैं, हम हेल्थ की बात करते हैं, आयुर्वेद की बात करते हैं, गर्ल्स एजुकेशन की, महिलाओं की, एग्रीकल्चर में किसानों की, तो ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो इस बजट से बचा हुआ नहीं है। हमने 36 कौम की बात करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प करोड़ों देशवासियों को उस समय दिखाया, और करोड़ों देशवासियों का जो विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति था, इस देश की उस सरकार के प्रति था, उस सरकार का विजन इस बजट के अंदर देखने को मिला है। मैं देश की फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को भी ढेर सारी बधाई दूंगा, क्योंकि एक महिला होते हुए 9वीं बार उन्होंने बजट पेश किया। बजट ही नहीं पेश किया, देश की आंतरिक उस व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया, जो आने वाले समय के अंदर 2047 का जो विकसित भारत का संकल्प था, जिसमें हमारी जीडीपी, जिसमें आने वाले समय के अंदर देश से तीसरी इकोनॉमी बनेगा। और उस बात को देखते हुए हमने सारी बातों के ऊपर आप लोगों से बात की, चाहे वो रेल मार्ग की बात करें, रक्षा बजट जहां पे देश की सुरक्षा होती है, उसमें भी 16% बढ़ा हुआ हर क्षेत्र के अंदर। आज देश के अंदर आप लोग देखते हैं कि कितनी तरीके की जो बातें होती है, मगर इसको मजबूती देने के लिए जिस तरीके की बात निकल के आई, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने की बात इसके अंदर की गई है। सरकार ने लिथियम आयन बैटरी मशीनों पर टैक्स छूट का जो दायरा, और सबसे बड़ी बात श्वेता जी मैं इस बजट के अंदर जो मेरे को देखने को मिली वो ये थी कि 17 जो मेडिसिन थी उसके अंदर कैंसर जैसी दवाई के ऊपर क्यों टैक्स फ्री करना, ये सारी बातें पर्यटक। कैलाश जी आप मानते हैं, संतुष्ट है इस बजट से? आपको लगता है कि जितना बेहतर सरकार इस बजट पे दे सकती थी वो सभी का समावेश? देखिए, इसमें सभी का समावेश है। मैंने पहले भी कहा कि ये बजट गांव गरीब किसान की उस दिशा को तय करने वाला बजट है जो आने वाले समय के अंदर 2047 विकसित भारत का जो संकल्प है
उसको तो एक प्रदर्शित करेगा ही, ताकि जो आम व्यक्ति था, जो रोजमर्रा से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, उसमें चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, बेरोजगार हो, वंचित हो, वो सब इसके अंदर समावेश है। समावेश भी एक मजबूती के साथ में जो आने वाले समय के अंदर देश की तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम करेगा। एनडी माथुर जी भी हमारे साथ है। माथुर सर, ये इस बजट को कैसे देखिए, ग्रोथ की कहानी या महंगाई की अनदेखी? इस बजट को आप कैसे आंकते हैं? मैं समझता हूँ कि नाउम्मीदी बढ़ गई है इस कदर कि आरजू की आरजू होने लगी, और मैं बड़ा मिश्रित तरीके से देखता हूँ। एकदम खराब भी नहीं है, तो एक बहुत विकसित भारत का जो बजट होना चाहिए वैसा भी नहीं है। अगर हम देखें इन दृष्टिकोणों से कि बजट के आंकड़ों को देखें, तो आप देखिए रेवेन्यू का तो डेफिसिट है 6 लाख करोड़ लगभग, और कैपिटल सेक्टर में 18 लाख रिसीट्स हैं और 12.2 लाख एक्सपेंडिचर है। तो कैपिटल में सरप्लस है, रेवेन्यू में जो है वो घाटा है, जबकि रेवेन्यू में घाटा नहीं होना चाहिए। कैपिटल में अगर होता है तो प्रोडक्टिव होता है। तो ये जो पैसा है वो रेवेन्यू डेफिसिट को कम करने के लिए यूज किया गया है। बारोइंग 17 लाख करोड़ रुपए की हो गई है, और जो सारा जो पलड़ा जिस तरह संतुलन बैठाने की कोशिश की है वो विकास बनाम स्टेबिलिटी का है। स्टेबिलिटी पर मैं सहमत हूं कि ये बजट स्टेबिलिटी लाएगा कंट्री की इकोनॉमी में, लेकिन विकास की दिशा में प्रयास जरूर है, लेकिन मैं दिशाहीन नहीं कह रहा हूँ, दिशा में प्रयास जरूर है पर गहराई बहुत कम है। और मुझे नहीं लगता कि ये जो जिस तरह से प्रयास किए गए हैं, जितने रिफॉर्म्स की जरूरत थी, जितनी उम्मीदें थी, वैसा उम्मीद का बजट नहीं आया। लेकिन माथुर सर, 2 पॉइंट वो जो होना चाहिए आप कह रहे हैं ना कि जैसे उम्मीद थी, उस लिहाज से बात करें। आपने कहा क्योंकि 2 पहलू किसी भी बजट के होते हैं, किसी भी चीज के होते हैं। एक दूसरा सेक्टर है जो ग्रोथ, जीडीपी, इसके और विजनरी बजट के आगे आने वाले वक्त में विकास की राह पे किस तरह से तो वो है। मैं दिशाहीन नहीं कह रहा हूं। लेकिन आज के वक्त में अगर हम ये बोले, आम आदमी इस बजट में कहां खड़ा है? आम आदमी को देखें तो आप देखिए युवाओं के लिए बहुत से रोजगारों की व्यवस्था नहीं हुई है, डायरेक्ट रूप से नहीं हुई। ठीक है, रेल कॉरिडोर बनेंगे तो रोजगार बनेंगे, या जो भी कार्य जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा होगा उससे रोजगार सृजित होंगे, पर सीधे रोजगार को हिट नहीं किया गया इस बजट के अंदर। एक तो मेरी ये समस्या है। दूसरा, महिलाओं के लिए भी माइक्रोवेव ओवन सस्ता कर देना या शी मार्ट बना देना काफी नहीं है। बहुत से अन्य प्रावधान आ सकते थे इसमें जिनकी उम्मीद महिलाओं को थी। इवन उसकी भी बात थी कि जो मैरिड कपल्स हैं उनके लिए उनके लिए ज्वाइंट टैक्सेशन का प्रोविजन आएगा, वो भी नहीं आ पाया। अगर हम रोजगार के आप देखिए, शिक्षा पे भी देखें तो शिक्षा जो है वो डिग्री सेंट्रिक नहीं रह गई है, अब स्किल सेंट्रिक हो गई है। और उस स्किल सेंट्रिक शिक्षा के लिए ऐसे एलोकेशंस हैं नहीं इसमें कि यूनिवर्सिटीज में इंक्यूबेशन सेंटर्स हों, यूनिवर्सिटीज में जो है वो स्टार्टअप्स के लिए बहुत पैसा दिया गया हो। शिक्षा पर 2.5% खर्च हो रहा है जीडीपी का, जबकि एक विकसित देश में कम से कम 6% खर्चा तो शिक्षा पर होना ही चाहिए। हेल्थ सेक्टर में जो कैंसर की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी की दवाइयां हैं, इनको सस्ता करके बहुत अच्छा काम किया, ये सराहनीय कदम है। लेकिन हेल्थ सेक्टर में और भी बहुत कुछ किया जा सकता था जो नजर नहीं आ रहा है, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, रितुल पटवा जी हमारे साथ है, सीए है। रितुल जी, क्योंकि हम प्री बजट में जब चर्चा कर रहे थे, बहुत ज्यादा जब उम्मीदें रहती और वो नहीं आती तो ऐसा लगता है बजट में कुछ नहीं था। लेकिन जब जिन चीजों को लेकर पहले ही पता हो कि ये नहीं होगा, ऐसे फैसले नहीं हो सकते, तो बजट ठीक लगता है। और आपके साथ कुछ ऐसा ही मुझे नजर आया, क्योंकि सुबह चर्चा में कई बातें ऐसी आ रही थी कि ये हो सकता है, लेकिन आपने नकारा था उन बातों को। टैक्स के लिहाज से भी बात कर ले, आयात निर्यात को लेकर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर भी, इस एंगल से अगर इस बजट को देखा जाए तो आप इसे कैसे आंकते हैं? देखिए, प्री बजट में जो हम लोगों ने बात की थी, मैं उसको वापस वहीं से लेके आता हूं। तो बेसिकली जब कोई सरकार स्टेबल होती है ना, और आज ये इस सरकार का 11वां बजट है, तो आप मान के चलिए दे आर केपेबल इनफ टू टेक बोल्ड डिसीजंस। और मैं इस बजट को मानता हूं कि ये मतलब ये भारत सरकार का एक रिजॉल्व है। जिस जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट में ये आज दुनिया चल रही है, पूरी दुनिया आज की डेट में क्योस की स्टेज में, अमेरिका को देख लीजिए, यूरोप को देख लीजिए, जिनको हम सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं, वो खुद इस स्थिति में है कि उनकी इकोनॉमी सब कोलैप्स की स्टेट पे है। लेकिन ये बजट में सरकार ने एक क्लियर मैसेज दिया है, एंड मैसेज है कि हम लोग स्टेबल हैं, हमारी पॉलिसी स्टेबल है, हम लोग आपको एक पारदर्शी एनवायरनमेंट दे रहे हैं, और हम आपको एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दे रहे हैं। अब हो क्या रहा है, क्योंकि सरकार स्टेबल है तो उसको बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, उसको सिर्फ इस समय अपनी इकोनॉमी को बैलेंस रखना है। दे हैव टू डू व्हाट दे हैव बीन डूइंग। तो हम देखते हैं कि पिछले 10-11 सालों में सरकार ने स्टेप बाय स्टेप कुछ चीजें की। लास्ट ईयर का जो बजट आया था, डेफिनेटली वो बजट था जिसके अंदर पब्लिक को, मिडिल क्लास को, आम आदमी को सहायता दी गई थी। ये बजट ये रीइंफोर्स किया जा रहा है कि जब
ट्रंप सुबह उठता है कुछ और कहता है, शाम को बैठता है कुछ और कहता है। इस बजट के अंदर सरकार ने बोला है हमारी पॉलिसी स्टेबल है, हमारा टैक्सेशन सिस्टम स्टेबल है, हम आप लोगों को एक ऐसा एनवायरनमेंट दे रहे हैं जहां पे आप फिक्स्ड होकर आ सकते हैं कि अगले 5 साल तक आपको इन पॉलिसीज में वर्क करना है। सो आई थिंक दिस इज अ मैसेज of government to the world, come to India, invest in India and be in a very stable environment where you can grow. बिल्कुल। और इसलिए वो ज्यादा बातें सही साबित हुई जो सुबह चर्चा में भी आ रही थी कि इस एंगल से क्या हो सकता है या उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अजय गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एमएसएमई सेक्टर से, बहुत स्वागत है अजय जी आपका। एमएसएमई सेक्टर को कहते हैं कि अर्थव्यवस्था की ये रीढ़ की हड्डी है, आपको लगता है कि इस रीढ़ की हड्डी को और मजबूत किया गया इस बजट में, या फिर बहुत कुछ हो सकता था जिसे शामिल नहीं किया गया और इसलिए अब उम्मीद अगले बजट से? नहीं, इसमें एमएसएमई के लिए बहुत कुछ किया गया है। 10,000 करोड़ रुपए का जो चैंपियन फंड के लिए बात करें उसका भी क्लियरिटी नहीं आई है, और 2,000 करोड़ का उन्होंने इक्विटी के लिए भी किया है। प्लस सबसे बड़ा जो चैलेंज था कि जो पेमेंट का इशू है वो तो है बड़ा, तो उसका ट्रेड फाइनेंस के थ्रू कुछ पॉलिसीज़ बनाई हैं, तो चीज़ें तो बहुत करी उन्होंने। और प्लस जो लीगेसी क्लस्टर्स हैं, देखिए इस देश में क्या है कि क्लस्टर बेसिस एमएसएमई डेवलपमेंट बहुत हुआ है, तो पहली बार शब्द यूज किया है, मैं देख रहा था लीगेसी क्लस्टर्स, जो पुराने 200 क्लस्टर्स को उन्होंने आइडेंटिफाई करेंगे एंड आई थिंक उनको पूरा मॉडर्नाइज एडवांस करने का सोच है। इसके अलावा जो बायो फार्मा है सब में एमएसएमई का तो फायदा होगा, तो ओवरऑल एमएसएमई के लिए तो मैं कह सकता हूँ कि बहुत कुछ दिया है इसमें, और एक बैलेंस थॉट प्रोसेस है कि एमएसएमई को आगे कैसे ले जाना है। और सबसे बड़ी बात जो अब तक हम इशू करते थे कि भाई R&D में इस देश में इन्वेस्टमेंट नहीं है, और एमएसएमई को एक पूरे देश को कभी आगे बढ़ना है तो अनुसंधान R&D के बिना नहीं हो सकता। तो पहली बार उन्होंने अनुसंधान के लिए R&D के लिए नई टेक्नोलॉजी के लिए टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन के लिए एमएसएमई के लिए इसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं। तो आप देखिए ओवरऑल एक कोशिश की गई है कि एमएसएमई की जो इश्यूज़ हैं, एमएसएमई को आगे बढ़ाने के लिए इश्यूज़ हैं, उसके लिए जो जो पॉइंट्स हो सकते थे उनको बैलेंस करके अनाउंसमेंट किया गया है। अब फाइनली क्या स्कीम्स आती हैं, तो मैं तो पॉजिटिव मैसेज दूंगा इसमें कि काफ़ी कुछ इन्होंने उसमें दिया है, और स्किल को उसके साथ लिंक किया। अब आप देखिए हेल्थ सेक्टर को जोड़ा है, टूरिज्म को जोड़ा है, तो सब एमएसएमई उसका वेंडर बनेगा। आज जो बायो फार्मा है या टेक्सटाइल पार्क की बात जो हम कर रहे हैं, जो जो प्लस कंटेनर के लिए उन्होंने बहुत किया, इंपोर्ट के लिए बोला गया है कि एक इंपोर्ट का पोर्टल बनेगा और वो बहुत स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, और प्लस जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट जो इंपोर्ट पेमेंट करती हैं उसके लिए बड़ा स्ट्रीमलाइन सिस्टम किया, तो एमएसएमई बहुत कुछ उसमें बेनिफिट करेगा। आज बहुत सारे इस फील्ड में विजनरी रहा है कि दूरगामी सोच के साथ कि हमें किस तरह से और मजबूत करना है, क्योंकि उस लिहाज से ये आपको लगता है कि ये बेहतर है एमएसएमई के लिए काफी कुछ किया है। और अब देखिए इसमें कैसे कन्वर्जन होता है और कितना फास्ट इंप्लीमेंट होता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन एक दिशा अच्छी है। R&D दे दिया, इंपोर्ट को पूरा एक पोर्टल के माध्यम से कर दिया, ये भी कह दिया कि आप 6 महीने से लेकर साल भर बाद एक्सपोर्ट भी करेंगे तो आपका प्लस एक स्ट्रक्चर कर दिया कि आपकी ड्यूटी लगेगी, क्योंकि इंपोर्ट के बाद वैल्यूएट करके एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ चीजें डिफाइन कर दी, पहले वेग थी, तो दे आर टाइट कि हम एक्सपोर्ट, क्योंकि जैसे आपने बोला कि जो कियोस्क चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, आप 1-to-1 ट्रेड बातें कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से प्लस सबसे बड़ा बात किया कि आप इंडिया के देखिए 3/4 एरिया कोस्टल एरिया है, तो फिशरी के बारे में बहुत कुछ बोला गया है, और फिशरी एक एमएसएमई फिशरी एक्सपोर्ट में मुझे लगता है इंडिया काफी बड़ा आएगा, तो फिशरी पे इतना बात की गई है, और उन्होंने बहुत कुछ कहा कि कौन सा सी वाटर जाके क्या एक्सपोर्ट बना जाएगा, तो थॉट प्रोसेस अच्छा रहा, मैं इसको अप्रिशिएट करूंगा बजट को। ठीक है, मिथिलेश जामनी जी मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक है। मिथिलेश जी, सरकार का दावा है कि 140 करोड़ आकांक्षाओं का ये बजट है, तो क्या आपको लगता है कि महंगाई से जूझ रहे मिडिल क्लास को राहत इस बजट से मिली है? नजरिया क्या है आपका इस बजट को लेकर? देखिए, पढ़ाई सस्ती हुई है और दवाई सस्ती हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हेल्थ सेक्टर को वर्ल्ड क्लास बनाने की दिशा में काम हुआ, जो आज तक नहीं किया गया। सबसे पहले मेडिकल कॉलेज खोले गए, नर्सिंग को खोला गया, और पहली बार अलाइड हेल्थ सर्विसेज के लिए एक आयोग बनाने की घोषणा हुई, जो छोटे छोटे लोग हैं। दूसरा, हिंदुस्तान बुजुर्गों का देश तेजी से बनता जा रहा है, तो गिव सर्विसेज देने का एक कॉन्सेप्ट लेके आए, जो वर्ल्ड क्लास, जो वर्ल्ड के जो विकसित देश है उसकी श्रेणी में कदम है। दूसरा, माइनिंग के साथ मैन्युफैक्चरिंग, ये पहली बार मैं कहूंगा कि एक बहुत विजनरी थॉट है कि जहां जो माल निकलता है उसको वहीं बने। अगर उड़ीसा में रेयर मेटल निकलते हैं तो उड़ीसा में ही उसका प्रोडक्शन हो, तो ये एक बहुत बड़ा विजन है, और इससे देश की इकोनॉमी को पंख लगेंगे। ये कहना बहुत आसान है कि कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ होगा। दूसरा, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो रूरल इकोनॉमी में बहुत बूस्टअप लेके आएगा, किसानों को AI से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि मैं खुद भी किसान हूं, तो जो एक इंपॉर्टेंट है कि डेयरी
और कहीं न कहीं जो ग्रोथ के चैंपियन कहे जाते हैं एमएसएमई के लिए, उनके लिए, और जो मोदी जी का एक टैग वर्ड मानता हूं मैं, एक जुमला कहो चाहे कुछ भी कहे, वो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं बार बार। पहली बार इस बजट में 2000 करोड़ रुपए रखे गए हैं कि आत्मनिर्भर भारत में जो माइक्रो लेवल के हैं, जो लिक्विडिटी के लिए लड़ते रहते हैं, उनके लिए पहली बार मोदी जी ने सोचा है। दूसरा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्मी जो सेक्टर है, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान कल ही उसने 18,000 करोड़ के जो चाइना से बने हुए जेट फाइटर बेचे हैं दुबई को, और तुर्किया के आए हुए ड्रोन बना रहा है। ऐसे में ये जो बजट लाया गया है जियो पॉलिटिक्स को बैलेंस करने के लिए, जो विश्व में उथल पुथल चल रही है और वैश्विक परिदृश्य में जो हालात हैं, दूसरा जो निर्यात बढ़ाने के लिए एफटीए जो संधियां की है, उनका बेनिफिट अब दिखेगा। देखिए, पहली बार कोई जगह का नाम दी है इस बजट में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मेडिकल हब बनेंगे, कहां बनेंगे नहीं बता रहे, वो चेक करेंगे कि कहां इसकी वायबिलिटी है। जो कॉरिडोर बनेंगे वो रेलवे वाले तो बता दिए गए, बाकी नहीं बताए गए। तो कहीं न कहीं जो जितने भी, जैसे बेंगलोर में और यूपी में आर्मी के जो कॉरिडोर बनेंगे, तो उससे एमएसएमई को बहुत काम मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो जॉब प्रोवाइडर है, इंडिया का जो एक विजन है कि जॉब प्रोवाइडर इंडिया बनाए, लेकिन एक और कमी है, जो डराने वाला दृश्य है कि 3 लाख से और 5 लाख, 3 साल से 5 साल की देरी हो रही है 800 प्रोजेक्ट में, और 5 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। तो मोदी जी जैसे अवेयर आदमी के बैठे हुए ये हो रही। दूसरा, 1991 में हमारे देश में उदारीकरण की दौर शुरू हुआ, अटल जी तक चला, उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने उसको और बढ़ाया, कुछ सामान बेचे, उसके बाद मोदी जी भी उसी ट्रैक पर चल रहे हैं। लेकिन अब देश विकसित भारत की तरफ जा रहे हैं, और आपका जो सिस्टम है वो जवाहरलाल नेहरू और जो सरदार पटेल द्वारा बनाया हुआ वही स्ट्रक्चर है, वही सरकारी मशीनरीज को कम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को ला रहे हैं। और प्राइवेट सेक्टर क्या कर रहा है, हिंदुस्तान का जो मैन पावर है उसको अंडर एस्टिम कर रहा है। उसको कब वो सोच रहा है मूर्ख है, कब निकाल दे नौकरी पे, हालांकि ईपीएफ में 25,000 किए हैं। तो कहीं न कहीं ये जो जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल द्वारा जो एक विजन बनाया गया था सरकारीगण का, उनको ईमानदार मानते थे सरकारी अफसरों को, इसलिए पेंशन देते थे। अब हालात क्या है, बाबुओं के 17-17 करोड़ रुपए मिल रहे हैं रिश्वत के। तो इस देश में जब करप्शन इतना बढ़ गया, जो मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और ये प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए जो मशीन बनाई गई है वो इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के लोगों को जरूर थोड़ा दुख है, जयपुर के दामाद हैं और मारवाड़ के बेटे हैं अश्वनी वैष्णव जी, लेकिन उन्होंने 7 जो रेलवे के हैं उनमें राजस्थान को कुछ नहीं मिला है। वो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि वो कुछ मिलना चाहिए था। लेकिन कुल मिलाकर जो एक विकसित भारत का जो सपना देखा जा रहा है, उसका मैं कहूंगा एक प्लान पेपर है। ये बजट से ज्यादा एक प्लान क्रिएट किया गया है। अब इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा ये देखा जाएगा। बायो फार्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया में 60% वैक्सीन हम बना रहे हैं, 20% जेनेरिक दवाएं हम बेच रहे हैं। दूसरा, जो बायो फार्मा में एक नई मेडिसिन आ रही है, जेनेटिक मेडिसिन, उसमें इंडिया बहुत रिसर्च कर रहा है, और जितने भी NIPR हैं उनको डेवलप करने के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में, जैसे AI का इंडिया और कंप्यूटर साइंस का मास्टर हो गया है, आने वाले टाइम में फार्मास्यूटिकल का बहुत बड़ा हब बन जाए। ठीक है, अदिति नागर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिल्ली न्यूज एडिटर। अदिति, अब देखिए सेक्टर वाइज तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन आपसे रिएक्शन में जरूर इस बजट को लेकर चाहूंगी, क्योंकि दिल्ली में भी आज दिन भर प्रतिक्रिया आई बजट को लेकर। पॉलिटिकल राजनीतिक चश्मे से देखा जाए तो ये बजट कैसा नजर आता है? क्योंकि कहा जा रहा था कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी है, उसका इंपैक्ट भी या उसका असर भी देखने को मिल सकता है, बजट में नजर आता है। आज के बजट में क्या? देखिए श्वेता, बजट ये है एक्चुअली, हमेशा हम बजट को कैसे देखते हैं, लोगों को उम्मीद कैसे होती है, जो खास तौर पर मिडिल क्लास है उनको लगता है टैक्स में कुछ रिलीफ मिलेगा। वही एक मोर और लेस बजट के लिए कि डायरेक्ट आज की तारीख से मुझे क्या फायदा मिलेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार है और लोगों को नरेंद्र मोदी से उम्मीद है। और उम्मीद के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सबको लगता है कि कुछ तो सरप्राइज एलिमेंट होगा, कुछ एक ऐसी चीज होगी जो दिल ले जाएगी। लेकिन इस बजट में ऐसा कुछ नहीं दिखा। अब सवाल ये है कि सबसे बड़ी चुनौती है कि हमारी फिस्कल डेफिसिट जो 4.5 से 4.4 हुई, इस बार का चैलेंज है कि उसे 4.3 रखना है, जो कि बोला भी गया।
फिस्कल डेफिसिट, हमारे पास टैक्स को कहीं पर रिबेट देने की जगह ही नहीं थी, क्योंकि हमें फिस्कल डेफिसिट को जो का त्यों रखना है, कम करना है 1 पॉइंट। दूसरी बड़ी बात है कि कंटिन्यूटी का बजट है और इसमें कोई दो राय नहीं कि ये बजट जितने भी आपने मापदंड देखे, ठीक है, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, जो अलग अलग सेक्टर्स, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमने उन सेक्टर्स को मजबूत किया जहां पे टैरिफ का इम्पैक्ट देखा जा सकता था। तो हमारा जैसे कि जवाब होता है ना कि हमने एफटीए किया यूरोप से, हम रशिया से मिल रहे हैं, कार डिप्लोमेसी, वैसा ही बिना जवाब दिए ये जवाब है, हम उन सेक्टर्स पे इम्पैक्ट ना आए, वो है ये। तो ये एक कमिटमेंट और कंटिन्यूटी वाला बजट भले ही है, लेकिन ये बात सही है कि इसमें कुछ एजुकेशन को लेकर, बहुत ज्यादा महिलाओं को लेकर, ऐसे कुछ सेक्टर्स में, या फिर एग्रीकल्चर को भी देखकर लेकर जाए तो अभी जैसे 2022 तक आय दुगनी करनी थी, तो कोई टाइमलाइन तय नहीं हुआ है कि अब कब तक सरकार की वो एग्रीकल्चर में किसानों की आय डबल होगी। अब बात आती है राजनीतिक चश्मे से, तो देखिए सही बात तो ये है कि पिछले 2 बजट आपको बिहार और टीडीपी के बजट देखने को मिले थे। पहला बजट कहा गया था कि बिहार का बजट है और टीडीपी के लिए बहुत एलोकेशन है। दूसरा बजट भी, अब मखाना बोर्ड नहीं है तो नारियल को लेकर आपने किया है, कोको, जो तमाम चीजें नारियल कोकोनट को लेकर क्यों किया है, अब इसको लोग यही समझेंगे क्योंकि जाहिर तौर पे तमिलनाडु, केरला की बात है। फिर आप देखिए नॉर्थ ईस्ट को लेकर, अब 2 बातें हैं। नॉर्थ ईस्ट में जो कनेक्टिविटी बढ़ाना, वहां पे इंडस्ट्री ओपन करना, तमाम जो चीजें हैं, वो वैसे देखा जाए तो साउथ ईस्ट एशिया के लिए कॉरिडोर, वहां पर बिजनेस कॉरिडोर की बात है, तो ये ग्लोबल बात हो गई। दूसरा आप देखिए कि असम में चुनाव है, असम में सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात है, और सीधा सीधा इस बजट में एक तो कंटिन्यूटी की बात है कि हमें स्थिति को, और मैं भी सुन रही थी किसी पैनलिस्ट ने कहा था कि हम अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, इसमें स्टेबल रहना चाहते हैं, गिरना नहीं चाहते। क्योंकि देखिए हमेशा बजट, पहली बार ऐसा हुआ कि महिला और 9 बार दे रही हैं, स्पीच दे रही हैं, और संडे को बाजार खुला, लेकिन बाजार में भी आपको कोई चमक नहीं दिखी। बाजार के आंकड़े देखिए, अंक कितने नीचे हो गए। तो एक्साइटमेंट आम लोग में नहीं है, लेकिन एक आम लोग को ये पता है कि अगर मोदी जी कुछ कर रहे हैं तो सोच समझ के कर रहे हैं, इसलिए डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं है। हालांकि उम्मीद जरूर थी कि कुछ डायरेक्ट बेनिफिट आज से होगा, लेकिन इसको कुछ परसेंट, इसको 50% देखा जा रहा है कि ये उन राज्यों के लिए भी है जहां पर चुनाव है, और विपक्ष ने लगातार कहा है कि ब्रेक पे भी जाना है, लेकिन कांग्रेस विधायक रोहित बोरा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं वापस आपका रुक करूंगी। रोहित जी, स्वागत है आपका। बजट में मुलाकात होती, कांग्रेस विधायक होने के नाते के साथ साथ बजट एक्सपर्ट के तौर पर भी आपको जाना जाता है। अब इस बार के बजट को आप कैसे आंक रहे हैं? आपने सभी के रिएक्शंस भी सुने, आपको इस बजट में क्या बेहतर या क्या कमी नजर आती है? मुझे तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, बाजार ने अपने आप ही आपको जवाब दे दिया। बाजार इज डाउन। आपने कैपिटल गेन्स टैक्स लगा दिया फॉर द इंडस्ट्रियलिस्ट हु वांट टू बाय बैक देयर इक्विटी। आपने सबसे बड़ा काम जो करा, आप सब बात कर रहे हैं फिस्कल प्रूडेंस की। यू नो व्हाट फिस्कल प्रूडेंस दे हैव डन? रूरल डेवलपमेंट में दे हैव नॉट स्पेंट 53,000 करोड़, देयर बजट इज डाउन बाय 53,000 करोड़। अर्बन डेवलपमेंट में जो कि मेन है, 40,000 करोड़ आपने खर्च नहीं करा। आपने सोशल वेलफेयर पे 10,000 करोड़ खर्च नहीं करा। आपने एग्रीकल्चर पे 7,000 करोड़ खर्च नहीं करा। आपने एजुकेशन पे 6,700 करोड़ नहीं खर्च करा। आपने हेल्थ सेक्टर पे 4,000 करोड़ खर्च नहीं करा। तो आपने करा क्या? फिस्कल प्रूडेंस तो करना बहुत आसान है जब मैं खर्चा ही नहीं करूंगा नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो जल जीवन मिशन जो इनने बजट तय करा था 67,000 करोड़ का, दे हैव स्पेंट ओनली 17,000 करोड़, विच इज शेम ऑन देम। जो ये बात करते हैं कि हम ये करेंगे। आप ये देखिए, आप एग्रीकल्चर की बात करिए, अभी अदिति जी बात कर रही थी एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर का बजट है 1,04,000 करोड़ का। यू नो व्हाट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन दैट? 112 करोड़। व्हाट आर वी टॉकिंग? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आज आपका जो टोटल बजट का 41% इज गोइंग ऑन इंटरेस्ट। लास्ट 10 साल से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हैज नॉट इंक्रीज्ड बाय 12%, इवन व्हेन यू हैव गिवन PLI स्कीम। आपने PLI स्कीम दे दी, इतना खर्चा कर दिया, आपने करा क्या? PLI स्कीम इज मेंट फॉर व्हाट? इंडियंस? नो, सॉरी टू से, दे आर नॉट मेंट फॉर इंडियंस, दे आर मेंट फॉर फॉरेन कंपनीज। ताइवानीज कंपनीज इज डूइंग दी ऑल PLI का। ताइवान में आपके जितने सेल फोन्स बन रहे हैं, या तो ताइवानीज कंपनी बना रही है या चाइनीज कंपनीज बना रही है। कर किसके लिए रहे हैं आप PLI? आप कहते हैं मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया। व्हाट आर वी डूइंग? सिर्फ हमारी आंखों में धूल झोंकने की बात है। आपने क्या करा? फिस्कल प्रूडेंस के नाम पर आपने ये सब खर्चे कम कर दिए। यू नो,
आपका जो टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है दैट इज 77% ऑफ योर बजट, 77। और हम बात कर रहे हैं विकसित भारत की। पैसा कहां है विकसित भारत के लिए? सिर्फ आपने जितनी स्कीम्स आज इन मैडम ने लॉन्च करी, 10 साल 5 साल, अरे आज का बजट दे रहे हो, ये तो बताओ 1 साल में कितना खर्च करोगे? 10 साल 5 साल क्या वो व्हाट आर वी ट्रेइंग? कितने आप भाई आप समझो, आपने लास्ट टाइम क्या बोला 2024 में कि 20 लाख लोगों को हम ट्रेनिंग देंगे। यू नो व्हाट इज द एंड रिजल्ट? एंड रिजल्ट इज 95 स्टूडेंट्स हैव बीन ट्रेन्ड ओनली एंड दे हैव बीन गिवन जॉब्स। दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ दिस गवर्नमेंट। सिर्फ 95 लोगों को जॉब मिली है। ठीक है, मैं बिल्कुल आपकी बात का जवाब देता हूं। देखिए, हमेशा कांग्रेस की नीति रही है श्वेता जी, किसी भी बात को लेके बहुत उसका पहाड़ बनाना। एक्सपर्ट के रूप में चाहे गुप्ता जी हो, रितु परेवा जी हो, अजय गुप्ता जी हो, मैथिली जी हो, एक्सपर्ट्स ने ये बात कही। और इस बजट से कोई बाजार का ताल्लुक नहीं है। ये कह रहे हैं रोहित जी की बाजार बजट आते ही बाजार गिर गया, ये गिर गया। इसका एक विजन है, और उस विजन की जब हम बात करते हैं तो उस विजन में नॉट ओनली एग्रीकल्चर, नॉट ओनली स्टूडेंट्स, गर्ल्स, जिस तरीके की बात लेके आम आवाम की बात कर रहा हूं मैं, और जो विजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है। देखिए, देश की उम्मीद कैलाश जी, उनका कहना ये है कि फौरी तौर पर कुछ नहीं है, हर चीज विजनरी अगर लिया है तो 5 साल 10 साल ये पूरा होगा, तो आम जनता इससे अपने से जोड़ के कैसे इसमें आप ये मेरे को ये बताइए कि आम जनता का भला इसके अंदर दिव्यांग में, मानसिक स्वास्थ्य में, ट्रॉमा सेंटर में, टैक्स में, बैंकिंग कवरेज, ऊर्जा, सौर, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, एग्रीकल्चर, पशुपालन, किसमें नहीं है? आप मेरे को बताइए, एक आंकड़ा बता दीजिए कि इस आंकड़े के अंदर सरकार का विजन नहीं है। मैं बिल्कुल मुझे ब्रेक में जाने बिल्कुल जवाब देने के लिए तैयार हूं। अदिति, मेरा तो एक सवाल है सभी पैनलिस्ट से, खास तौर पे रोहित वोरा जी से। ये कांग्रेस के लिए भी है, बीजेपी के लिए भी है। सवाल रोहित जी आपसे ये है कि जब अशोक गहलोत की सरकार थी, आखिरी के 2 बजट बड़े महत्वाकांक्षी थे, एकदम जेब खोल दी गई थी, धरातल पे कितना उतर पाया? दूसरा ये बीजेपी से लेकर भी कि एक तरफ तो आपके पास टैक्स के अलावा कोई आमदनी का माध्यम नहीं है और आप आम आदमी को राहत नहीं दे पा रहे। दूसरा, आप फ्रीबीज के लिए बड़ी घोषणाएं कर देते हैं, चुनाव आते हैं तो आप बड़ी घोषणाएं, आप बजट में ही बड़ी घोषणाएं करते हैं। तो बेसिकली ओवरऑल बात यह है कि जनता बैठ के देखती रहे, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जब चुनाव जीतने होते हैं तो फिर सारा पैसा चला जाता है, और जब बात बजट की होती है तो अदिति जी, मैं आपका जवाब दे रहा हूं, इकोनॉमिक सर्वे में क्या बोला गया है? हैव यू गॉन थ्रू द इकोनॉमिक सर्वे? They have sent कि 5 times the freebies have been increased by the central government and by the state governments. 5 times. What are we doing? Mr. Modi, he says कि देश विकसित भारत की तरह, आप 80 करोड़ जनता को तो वो दे रहे हो, फ्रीबीज दे रहे हो, और आप सबसे ज्यादा बोलते हो कि फ्रीबीज दूसरी सरकारें दे रही हैं। सबसे ज्यादा फ्रीबीज यदि किसी ने दी है तो बीजेपी सरकार ने दी है, किसी ने नहीं दी है। आज आपके पास विकसित भारत के लिए पैसा नहीं है। 77% आप खर्च कर रहे हो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे। आपका एक्चुअल बजट होना चाहिए 60% शुड हैव बीन स्पेंट ऑन रेवेन्यू बजट एंड 40% फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। दैट इज द बजट। इकोनॉमिक सर्वे में ये सवाल बिल्कुल इस पर उठाया गया है, किसी सोचने और बदलने की जरूरत है। जी, चाहे रोहित जी हो चाहे कैलाश जी हो, बजट में प्रावधान होना चाहिए कि एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश की जाए, चाहे निर्मला सीतारमण जी पेश करे या दिया कुमारी जी पेश करे। क्योंकि ये रोहित जी ने पिछली बार भी ये मुद्दा उठाया था विधानसभा में कि आप घोषणाएं कर देते हो, यथार्थ में नहीं उतरते। तो ये जो लगता है ना एक दिन का जो चमकदार चश्मे से देखते हैं हम, राजनीतिक चश्मे को उतारकर, वो कहीं न कहीं भारत के संविधान में प्रावधान होना चाहिए कि जो बजट घोषणा हुई है वो एक तरीके से लोकतंत्र के मंदिर में घोषणा हुई है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये हर बार सवाल उठता है, तो इस पर कुछ किया क्यों नहीं जाता? संविधान संशोधन होना चाहिए, संविधान संशोधन होना चाहिए कि जो बजट में कहा गया है, लोकतंत्र के मंदिर में कहा गया है, घोषणा का इंडेक्स बनना चाहिए, चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो या कोई और सरकार हो। बजट घोषणा इंडेक्स में किस सरकार ने कितनी घोषणाओं को पूरा किया, उस इंडेक्स से क्लियर हो जाएगा। इसका भी रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए लोकतंत्र के मंदिर में। ये तो बजट का गजट नोटिफिकेशन। सुनो, आप मेरी बात सुनो। इशू इज, आप बजट और आरई को कंपेयर करते हो ना, तो आपको अपने आप पता पड़ जाता है इस सरकार की कितनी इसने खर्चा करा, कितना इसने खर्चा नहीं करा, क्या इसका रेवेन्यू था। ये अब राजस्थान में, अभी मैं आपको बताता हूं, राजस्थान का एक एग्जाम्पल है।
दिया कुमारी ने अनाउंस करा दैट आवर जीएसटी इंक्रीज बाय 35% इन राजस्थान. यू नो टिल डिसम्बर व्हाट हैव दे डन. 66,000 करोड़ रुपए इनको इकट्ठा करना था. टिल डिसम्बर 31st they have collected 31,000. That means 50% of their total budget. Who's responsible for all this? यानी ये फर्स्ट फिगर्स जो दे रहे हो, ऐसे ये फर्स्ट फिगर्स यहाँ हैं, आप खर्चा ही नहीं कर रहे हो, और खर्चा करके तो फिजिकल प्रोड्यूस कोई भी कर सकता है. व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट इट? इशू ये है आप खर्चा नहीं करो और आप फिर कहो कि हम फिजिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं. क्या करना बना रहे? तो इसका मतलब आपने जितना अनाउंसमेंट करा वो सब झूठा अनाउंसमेंट करा. बजट के अंदर जो भी आप बोल रहे हो वो सब असत्य बोल रहे हो, बिल्कुल मिथ्या भाषण दे रहे हो. वही राजस्थान में हो रहा है, वही सेंटर की सरकार का. मैं जवाब देता हूं उनकी बात का. अभी गवर्नमेंट के जिस विजन को लेके गवर्नमेंट चली है रोहित जी, वो विजन पूरा होता दिख रहा है, समय पूरा नहीं हुआ है. इस बात को ध्यान अरे रखना. महाराज, बजट हर साल का आता है. आप 5 साल की बात मत करो. आप तो ये बात करो इस साल आपने राजस्थान की बात की है. अपन बजट कर रहे हैं इस साल का. इसी बजट की मैं बात कर रहा हूं. आपने 66,000 करोड़ की भी बात की है. मैं आपको कह रहा हूं, या तो आप बजट बनाओ 5 साल का, मैं बताता हूं, या तो आप बजट बनाओ 5 साल का. बजट 1 साल का बनाया जाता है. आपने लास्ट अंत के अंदर जिस तरीके से हर चीज को लुटाया, वो तो नहीं किया ना. विजन लेके चले ना. आप आंकड़ों के अंदर भी बात करोगे तो आंकड़ों के अंदर भी मैं जवाब दूंगा आपको. आंकड़ों के अंदर भी मैं जवाब दे सकता हूँ. हर आप आंकड़ों में मेरे से नहीं जीत सकते क्योंकि आप आंकड़े जानते नहीं. आप बताओ ना, आप कौन से आंकड़ों पे डिबेट करना चाहते हो? आप आ जाओ, बिल्कुल आप आ जाइए. बोलो. राजस्थान सरकार का भी बता सकता हूँ, केंद्र का भी बता सकता हूँ. राजस्थान सरकार की तो अभी उसके लिए 11 तारीख है सर, 11 को बजट आएगा, उसमें भी बात करेंगे. हमने जो 2 साल के अंदर किया वो तो आपने 5 साल के. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है. चर्चा लगातार बजट को लेकर है, सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया है. कोई बैलेंस बता रहा है, कोई कह रहा है कि विकास के लिहाज से बहुत अच्छा है, तो कहना ये भी है, प्रतिक्रिया ये भी कि जो मिलना चाहिए कुछ नहीं आज के हिसाब से मिला है. विजनरी कहा जा रहा है लेकिन वक्त बहुत इसमें लगेगा. मिथिलेश जी, अब सरकार की ही बात कर ले. पिछली बार भी प्रायोरिटी में कहा जाता कि किसान, गरीब, महिला, युवा हमारे लिए है. किसान इस बार कितना प्रायोरिटी में रहा है? सिर्फ इसलिए नहीं कि कुछ दे दिया गया, किसानों की आय दुगनी करने की बात कही जा रही थी, और भी बहुत चीजें कही जा रही थी. क्या आपको लगता है कि उस पर फोकस रहा है या प्रायोरिटी में रहा है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से उठापटक चल रही थी उसे ध्यान में रखते हुए ही इस बजट को एक नया रूप दिया गया? देखिए श्वेता जी, इस देश की इकोनॉमी को अगर कोई बचा के खड़ा है तो वो अन्नदाता है, और कहीं न कहीं उसको बजट में और राहतों की दरकार थी जो पूरी नहीं हुई. प्राकृतिक खेती की बात की गई है, उसके लिए बजट अलोकेशन किया गया है. लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, जो कि वो अभी तक लागू नहीं हो रही. माल्थस का नियम तो लागू कर रहे हैं, सप्लाई और डिमांड में सप्लाई होती है तो रेट बढ़ जाते हैं. हम देख रहे हैं आलू 5 रुपए किलो बिक रहा है, तो वो बेचारा पैदा करके क्या करे. टमाटर 2 रुपए किलो बिक रहा है, भारत तेज बिक रहा है. तो कहीं न कहीं बाजरा, जो मुख्यमंत्री खुद किसान है भजन लाल जी, लेकिन बाजरा समर्थन मूल्य पर नहीं खरीद पाए. दूसरा, नौजवान की बात करते हैं. राजस्थान में एक सबसे बड़ा पाप हो रहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बजट घोषणा के बावजूद हो रहा है. जो उन्होंने खुद ने अपने भाषण में कहा था कि विधवा का बेटा लिखित परीक्षा में पास हो जाता है तो वो साक्षात्कार के लिए घर घर चक्कर खाती है, लेकिन उसको कई 14 राज्यों में रोक दिया, दिल्ली, यूपी सब में रोक दिया. 2 साल हो गए भजन लाल जी को आए हुए. जो भी इंस्पेक्टर की भर्ती होने जा रही है उसमें जनरल के लिए 36 और जो एसटी, एससी, ओबीसी उनके 18 अंक जरूरी है. जो हालात हैं राजस्थान के नौजवान के, आप क्यों नहीं खत्म कर रहे 4300 और 4600 की पे ग्रेड पे? क्या आप नरेंद्र मोदी की बात नहीं मानते? ऐसे ही मुख्यमंत्री जी सवर्ण कौम से आते हैं, राजस्थान का नौजवान यूपी में ऐसा ही भर्ती में 25 से बढ़ाकर 28 कर दी. आपको क्या जोर आ रहा है? तो कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी की बातें भी राजस्थान में सच नहीं हो रही. तो जो 4 जातियां बताते हैं ना नरेंद्र मोदी जी, महिला, किसान, नौजवान और मजदूर, उनमें 2 वर्ग तो पीड़ित हैं, किसान और नौजवान. तो भजनलाल जी खुद सरपंच रहे हैं, गांव की पीड़ा तो वो ज्यादा जानते हैं. हम भी गांव में पैदा हुए हैं, वो भी पैदा हुए हैं, वो भी बीएड किए हुए हैं. बीएड किए वालों की त्रासदी हम देख रहे हैं, क्या हालात हैं. ठीक है आपने, लेकिन कैलाश जी ठीक है, बहुत कुछ आपने एक तरफ से गिनाया पूरे लिस्ट की, क्या कुछ दिया है, कैसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये फायदा या मददगार साबित हो रहा है. लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, ये एक ऐसे मुद्दे क्यों ऐसे हैं कि इस पर कुछ नजर नहीं आता, ना बजट में नजर आता है, मुद्दे के मुद्दे ये बने रहते हैं. देखिए, अभी मैथिली जी ने जो बात रखी यहाँ पे हमारी सरकार के माध्यम से,
यानी राजस्थान की सरकार के माध्यम से भजन लाल जी के बारे में बात की कि किसान कौम से आते हैं, सरपंच रहे हुए हैं। मैं इतना कह सकता हूं कि इस राजस्थान के अंदर पहली ऐसी सरकार है जो विजन लेके चली है। 1 लाख नौकरियों के माध्यम से भी हो, स्टार्टअप के माध्यम से भी हो, और हर स्टेट की, यूपी की बात करें मिथिलेश जी, हर स्टेट की अलग पॉलिसी हो सकती है। राजस्थान की आप तारीफ करेंगे, सीएम के विजन की बात करेंगे, उसके लिए तो अभी बजट भी आएगा, हम उस पर बात करेंगे। लेकिन आज के केंद्र सरकार के बजट की हम बात कर लें, क्योंकि शुरुआती तौर से जब सरकार का एक लक्ष्य रोजगार को लेकर था, युवा रोजगार के लिए परेशान है। आप स्किल डेवलप की बात कर रहे हैं कि स्किल डेवलप किया जाए, उनको इतना स्किल्ड बनाया जाए, लेकिन उस पर भी तो उतनी कामयाबी नहीं मिल रही है। स्किल के लिए जो काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है देश के लिए, युवाओं के लिए, आज युवा किस तरीके से, मैं फिर उसके ऊपर आ जाऊंगा, रोहित जी अभी बोलेंगे कि आप तो राजस्थान की बात कर रहे हो, किस हाल के अंदर राजस्थान के युवाओं को छोड़ा था पिछली सरकार ने। एक बार आपका है तो एक बार बोलना, किस हाल के अंदर छोड़ा था। रही बात नरेंद्र मोदी जी की, नरेंद्र मोदी जी जो बात केंद्र के माध्यम से जो एडवाइजरी जी जारी होती है वो हर स्टेट के अंदर लागू होनी चाहिए। हो सकता है वो कहीं यूपी, एमपी, अलग अलग स्टेट की अलग अलग पॉलिसी हो सकती है, मगर मैं इतना कह सकता हूं कि जो योजनाएं, चाहे वो बजट के माध्यम से हो, चाहे स्टेट के माध्यम से राजस्थान के लिए बनती हो, जो योजनाएं राजस्थान के अंदर भजन लाल जी के सरकार के माध्यम से युवाओं के लिए बनी है, वो इस पूरी कंट्री के अंदर किसी प्रदेश के लिए नहीं है। अलग अलग कैलेंडर जारी करना, भर्ती योजनाएं जारी करना। आप फिर राजस्थान पे आ गए, यानी कि राजस्थान में बहुत कुछ है, लेकिन इस बजट में नहीं है रोजगार के लिहाज। पूरे बजट का भी मैं बताता हूं आपको, पूरे बजट के अंदर। अजय गुप्ता जी, अब देखिए ठीक है रोजगार को लेकर बात, लेकिन एमएसएमई सेक्टर की बात करते हैं। आपने कहा कि एमएसएमई को बहुत कुछ दिया गया, लेकिन एमएसएमई की तरफ से कहा जाता है कि बहुत सारी समस्याएं हैं जिससे अवगत कराया जाता है, बट उस पर विराम नहीं लग रहा है, उसका समाधान नहीं हो रहा, वो क्या है? इसमें क्या है, आपको 2 चीज समझनी पड़ेगी। पहले तो हमको स्टेट वर्सेस सेंट्रल डिस्कस नहीं करना चाहिए। सेंट्रल का बजट होता है, पूरा देश के लिए होता है। अब स्टेट में यदि कोई पैसा नहीं ला पा रहा भारत सरकार से बचली तो स्टेट की गलती है। बहुत क्लियर। हम तो सेंट्रल पे अभी फोकस करके अब बात करते हैं सेंट्रल की। देखिए सेंट्रल का मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई है, वो पूरी पॉलिसी लाता है। उन्होंने कहा जी एमएसएमई फैसिलिटी काउंसिल बनाइए, 45 दिन के अंदर आपको एमएसएमई का पेमेंट करना कंपलसरी है। और आपको जानकर बड़ा अजीब सा लगेगा कि 99% उसका कंप्लायंस सरकारी एजेंसीज नहीं करती और आईएएस अधिकारी तो बिल्कुल नहीं करते। तो पहले तो समझना पड़ेगा सर, इस देश में पॉलिटिकल विल पावर एक है, ब्यूरोक्रेसी एक है। मुझे कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि इस समय ब्यूरोक्रेसी इतनी ज्यादा हावी हो चुकी, इस लेवल पे हावी हो चुकी कि आप कुछ भी पॉलिसी ले आइए वो इंप्लीमेंट नहीं करने देते। राजस्थान में ना, मैं तो राजस्थान में रहता हूँ, राजस्थान की बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं सेंट्रल की बात कर रहा हूँ, पॉलिसी सेंट्रल की है। अब एमएसएमई की बात कर, चैंपियन की बात करिए आपने, 10,000 करोड़ दिया, 2,500 करोड़ दिया। बैंकिंग की बात करें, आप क्या बैंकिंग की बात कर रहे हैं, वर्किंग कैपिटल की इतनी भयंकर समस्या है। 18% जीएसटी लगती है। मेरे खुद के बिजनेस में मेरा पेमेंट आता है 3 महीने में, मेरे कोई उधारी नहीं है, मैं 18% पहले घर जमा करा दूं, 3 महीने बाद पेमेंट नहीं आएगा तो मेरे पास कोई समाधान नहीं। मैं काउंसिल में जाऊं, काउंसिल में 3 साल में रिजल्ट आएगा, उसके बाद भी आप हाई कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट कचहरी करते रहिए, आपके पास डूब गया। ठीक है, हमने पॉलिसी बहुत बड़े बनाई। अब एमएसएमई से 1-2 मिनट लूंगा। एमएसएमई चैंपियन पोर्टल बने हुए 4 साल हो गए। आज हमने चैंपियन के थ्रू कहा कि हम आपको 10,000 करोड़ रुपए का, अब प्रावधान क्या होगा पता नहीं मुझे, लेकिन साथ में क्लैरिटी के साथ साथ देखना पड़ेगा कि एमएसएमई को वास्तव में जो स्कीमें चल रही हैं उनके हिसाब से कंप्लायंस हो, और जो अधिकारी उसमें नहीं कर पाते हैं उनके खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया उसको आप एक्शन टेकन रिपोर्ट बोल दीजिए। एक लास्ट पॉइंट बोलूंगा मैं एक एक्शन बोलूंगा सर, बहुत शॉर्ट पे वक्त खत्म हो रहा है। 1 मिनट बोलूंगा। देखिए हमने एमएसएमई के लिए बहुत अच्छा बात करी, लेकिन वास्तव में इस देश में एक चीज चल रही है अभी, बिग इज ब्यूटीफुल। आपने कार्बन कैप्चर के 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया। 90% लोगों को पता नहीं कि कार्बन कैप्चर का टेक्नोलॉजी 20,000 करोड़ रुपए कहां लगेगा। ठीक, ऋतुल पटनायक जी, ये अमेरिकी टैरिफ के बाद भी बहुत एक डर इंडियंस में आ गया था कि क्या है, इसको हैंडल किया सरकार ने। अब उस लिहाज से भी जब हम शेयर मार्केट की बात करते हैं, जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं, या दूसरी चीजों की बात करते हैं, और अभी भी हम जब बात कर रहे हैं तो सोने चांदी के भाव किस तरह से गिर रहे हैं, इसमें स्टेबिलिटी आएगी या नहीं?
ये आमजन इसे लेकर भी बड़ा वो है क्योंकि उसको लगता है कि पैसे तो ऐसे आ नहीं रहे हैं, लेकिन शेयर मार्केट ये चीजें हैं जिससे वो थोड़ा अपनी सेविंग कर सकता है, कुछ पैसे बना सकता है। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो मैं इसको दो पार्ट में लेता हूँ, एक सोने चांदी की बात करते हैं, एक स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। ठीक है। सोना चांदी इस समय ग्लोबल डिमांड से ड्रिवन हो रहा है, मतलब सोने चांदी में जो भी एक्टिविटी हो रही है वो कॉमेक्स के अंदर और लंदन मेटल एक्सचेंज के अंदर जो चीजें हैं उसके कारण हो रही है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, इन दोनों को अलग अलग करिए। भारत सरकार सोने चांदी को इंपैक्ट बहुत लिमिटेड रूप में कर सकती है और जितना वो बचा सकती थी उसने उतना टैक्स ऑलरेडी कम कर रखा है। सोने चांदी के अंदर क्योंकि ग्लोबल केओस है, मतलब पूरी दुनिया के अंदर भगदड़ मची हुई है, लोग अमेरिकन डॉलर से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं और इस कारण से एवरीबडी वांट्स टू मूव टू द सेफ हेवन, और सेफ हेवन के कारण से ये सोना चांदी बढ़ रहा है। परसों जो चांदी और सोने के अंदर कोलैप्स आया उसके अंदर कॉमेक्स ने स्पेसिफिकली फ्राइडे मॉर्निंग को अपना मार्जिन बढ़ाया। ये सेम चीज उसने 29 दिसंबर को भी की थी और उसके कारण ये गैप डाउन हुआ है। यू डोंट एक्सपेक्ट कि ये परमानेंट गैप डाउन है, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि सोने चांदी की तेजी खत्म हो गई है। अगर ये मार्जिन जो आज बढ़ा है मंडे ट्यूसडे तक सारी चीजें बैलेंस होगी, हो सकता है अगले 15 दिन में जहां हम लॉस किए वो वापस बरोबर हो जाए। ठीक है। रही स्टॉक मार्केट की, स्टॉक मार्केट के अंदर आज जो हुआ है वो सिर्फ एफ&ओ के ऊपर जो एसटीटी सरकार ने लगाया उसका जो अमाउंट बढ़ा है उसके कारण से आज डाउन हुआ है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड भी मुझे नहीं लगता स्टॉक मार्केट जिस तरीके से अभी चल रहा है, ये क्या है, ओवर लिक्विडिटी के कारण ये स्टॉक मार्केट यहाँ पे है। फंडामेंटल्स हम लोग काफी पीछे छोड़ के आए हैं और मुझे लगता है गोइंग फॉरवर्ड भी स्टॉक मार्केट में थोड़ा कॉशियस रह के काम करना चाहिए, बिकॉज इट इज नॉट समथिंग कि फंडामेंटल्स को सपोर्ट कर रहे हैं, इट्स ओनली द लिक्विडिटी विच इज सपोर्टिंग द स्टॉक मार्केट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो आज की ये डाउनफॉल तो मेरे ख्याल से थोड़ा अच्छा ही है, थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है मार्केट। ठीक है। एंटी माथुर जी, एक फाइनल कमेंट जरूर चाहेंगे इस ओवरऑल बजट पर, क्योंकि हम बात स्कूल और स्वास्थ्य की करते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। हर बार बजट पे कितना इस पे फोकस किया जाता है, क्या आपको इसमें वो चीज नजर आई या वाकई में इससे ऊपर कुछ चीजें हो गई हैं जिसलिए ये शायद उतना प्रायोरिटी में नहीं रहा? तो शिक्षा पर लगभग जीडीपी का 6% खर्च होना चाहिए और ये बजट शिक्षा पर 2-2.5% से ज्यादा खर्च नहीं करता शिक्षा पर। अब शिक्षा डिग्री सेंट्रिक नहीं रही है कि दीवार पे टांग दो डिग्री को, अब शिक्षा सारी स्किल सेंट्रिक हो गई है और स्किल सेंट्रिक शिक्षा के लिए कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में इंक्यूबेशन सेंटर्स की जरूरत है, स्किल्स को बढ़ावा देने की जरूरत है, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने की जरूरत है। ऐसा भारी एलोकेशन नजर नहीं आता। एक चीज और मेरा सवाल आपसे रहेगा कि हम हर बार बजट आता है, बजट पे बात करते हैं और बजट पे घोषणा हो जाती है कि इस सेक्टर में इतना पैसा, इतना बजट इसको दे रहे हैं, क्या काम करेंगे वो भी बताया जाता है और इसके बाद फिर हम अगले बजट पे आते हैं और पीछे कोई नहीं देखता कि इस बजट में कितना हुआ नहीं हुआ। आपको लगता है कि इसके लिए भी कुछ ना कुछ तो बननी चाहिए, लेकिन ये क्यों नहीं बनती है? क्या इससे नुकसान है? आप फिस्कल प्रूडेंस की बात कर रहे हैं कि मैं खर्चा ही नहीं होगा, फिस्कल प्रूडेंस रहेगी। हाँ, इसलिए जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो रोहित जी ने जिक्र किया, पैसा खर्च नहीं होगा। इससे नुकसान है क्या? इससे नुकसान है इसलिए इसका जिक्र नहीं होता या इस पर कुछ टफ डिसीजन नहीं लिए जाते? रोल आउट हो जाती है, साल खत्म हुआ, नया बजट आ गया, पुरानी बात भूलो। एक रिवाइज्ड क्या किया क्या नहीं किया सरकार निकालती है जिसके अंदर जो पिछले साल का बजट था उसके अंदर सरकार कहां तक पहुंची उसका एक पूरा डिटेल्स आती है और हर बजट के पहले सरकार उस चीज को रिलीज करती है। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग उसको देखते नहीं है, तो अगर आप उसको देखेंगे तो जो चीज आप मांग रहे हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल है। घोषणा भी कहां देखते हैं? ठीक है, हाँ बिल्कुल। खुदा ही मिला ना विशाल सनम, ये कमेंट है। नाउ द इशू इज कि हम बात कर रहे हैं वी आर द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना, अपन सब बात कर रहे हैं। यू नो वियतनाम हैज मच मोर एफडीआई देन इंडिया। इंडिया से ज्यादा वियतनाम के पास एफडीआई है। हमारे पास एफडीआई कहाँ आ रही है? हमारे पास एफडीआई आ रही है स्टॉक एक्सचेंजेस में। वहां वो पैसा कमाते हैं, अपॉर्चुनिटी लेते हैं और वापस भाग जाते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग एंड वी आर वेरी हैप्पी कि एफडीआई हम ला रहे हैं। अरे एफडीआई कहाँ ला रहे हो? यू टेल मी एनीथिंग कि आज मैन्युफैक्चर सेक्टर में एफडीआई क्यों नहीं आ रही? क्योंकि पीपल आर नॉट बिलीविंग इन यू। जिस तरीके की आप सरकार है, जुमले की सरकार है, पीपल डोंट बिलीव इन यू। पहले आपने, मोदी जी ने दोस्ती कर ली किससे? ट्रम्प से जाके, कि ट्रम्प कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। आप राजस्थान में इंडस्ट्री की हालत देखिए ना, मार्बल और ग्रेनाइट वालों की बात करें अपन, जो हमारी मेन इंडस्ट्री है, उनके एक्सपोर्ट सब बंद हो गए। दे आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ एनपीएस नाउ। आज क्या सरकार ने जो अमेरिका एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं हैंडीक्राफ्ट और राजस्थान से जो मार्बल और ग्रेनाइट वाले हैं उनको कोई मदद कर रहे हैं क्या? हैव दे गिवन देम एनी बेनिफिट? नो, दे हैव नॉट गिवन। अब ये क्या बात कर रहे हैं कि हमने तो साहब ट्रीटी कर ली यूरोप के साथ, क्या मैं एक दिन में यूरोप में जाके माल बेच लूंगा? इट विल टेक मी 6 months टाइम।
तो आपका एनपीए तो पहले ही अकाउंट पड़ा है, 6 महीने और लग जाएंगे, पता पड़ा वो लिक्विडेशन में चले जाओगे आप। तो ये जो कर रहे हैं ना, किस तरह से मार रहे हैं। और आपको ये भी जानकर बहुत दुख होगा कि आज जो आपका इंपोर्ट है, इस 10 साल में आपका इंपोर्ट बढ़ गया 100% और आपका एक्सपोर्ट उस क्वांटिटी में नहीं बढ़ा पाया। लेकिन वो तो दावा कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट को लेकर नो मैम, नो, गलत कर रहे हैं वो दावा। आपका 140 से 280 हो गया है आपका इंपोर्ट, आपका उतना एक्सपोर्ट हो तो आप बढ़ाओ। एक कमेंट रेलवे पर भी, रेलवे पे राजस्थान के साथ सबसे ज्यादा सौतेला व्यवहार रेलवे में करा। हमारे कई डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें रेलवेज है ही नहीं। हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है धौलपुर से गंगापुर सिटी वाला, वो इट इज ऑलरेडी डिलेड बाय 2 years। काम हो नहीं रहा, पैसा सरकार के पास है नहीं। बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, यानी रेलवे में राजस्थान को कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। सिटी कनेक्ट लेड ग्रोथ होने की उम्मीद है, क्योंकि कुछ भाई सिटी कनेक्ट लेड की आप जो बात कर रहे हो, 1 लाख करोड़ हमारे को 1.5 लाख करोड़ इनने करा, ऑल ओवर हम इंडिया देंगे फॉर, उसी में से ही पैसा आएगा। 1.5 लाख करोड़ का जो इनने बजट बना रखा है कि हम उसमें से आपको इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे 50 years का देंगे। आप राजस्थान का हाल देखो, हमने अनाउंस करा 55,000 करोड़ का हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, हम दिसंबर तक सिर्फ 35% खर्च कर पाए, हमारे को वो पैसा नहीं मिला। ये कहते हैं ना हम लूट गए। इनको यही समझ में नहीं आता किस तरह से ये सरकार चलाएं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हुआ है इस बजट में, जो किसी ने टच नहीं करा है, दैट इज द फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन ने जो डेवल्यूशन करा है ओनली 41%, इवन आफ्टर नरेगा, जहां नरेगा में आप 100% हमारे को देते थे, अब आप हमसे चाहते हो कि 40% हम पैसा खर्च करें, तो हमारा ये डेवल्यूशन क्यों नहीं बढ़ाया आपने 41% से? वाई शुडंट इट बी इंक्रीज टू 45%? क्या वी आर ऑल्सो पेइंग? तो आप तो सेंट्रल में डीजल और पेट्रोल की रेवेन्यू खा जाते हो सेस लगा के, और इसमें हमारा पैसा नहीं बढ़ाते हो डेवल्यूशन में। डेवल्यूशन होता है डीजल और पेट्रोल में सिर्फ 30,000 करोड़, और जबकि उनकी रेवेन्यू है 5 लाख करोड़। सिर्फ 30,000 करोड़ सेंटर देता है स्टेट्स को। कहां जाएंगे स्टेट्स का तो आपने जब से जीएसटी लगाया है, स्टेट्स का तो आपने गला घोंट दिया है, जो मैं बार बार बोलता हूं असेंबली में कि गला घोंट दिया है। राजस्थान का बजट भी क्योंकि आने वाला है, फिनिश्ड आवर इंडिपेंडेंस। राजस्थान का ही बजट 11 तारीख को आने वाले, उससे बात करें क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। मैं चाहूंगी एक बार 10 में से नंबर कितने दे रहे हैं बजट को, उससे एक तस्वीर क्लियर होगी कि आप कैसे ले रहे हैं। 7 10 में 7। मैं तो 10 में से 10 ही दूंगा मैम, मगर मैं इतना अगर 9 देंगे तो क्या आपके नंबर कटेंगे? रोहित जी ने बताया ना कि मनरेगा वाली बात कर रहा हूँ, 86,000 करोड़ का प्रावधान था, 95,000 करोड़ लेके आए, तो राजस्थान को तो मिलेगा ना। 10 में से 7 राजस्थान को ये स्टेबिलिटी का बजट है, मेरे ख्याल से 10 में से 8। 10 में से 8। देखिए ट्रिगर स्टिमुली इसमें जो है नजर नहीं आती, और इसलिए मैं 5 नंबर दूंगा। आप 5 नंबर देंगे सर, सीरियसली? अच्छा, मेरे से आप पूछना चाहती हैं कितने नंबर दूंगा? फिर भी मैं जानना चाहती हूँ आप कितने नंबर देंगे? मैं दूंगा 2.5। 2.5, क्योंकि विकसित भारत की बात करके जो चश्मा हमारे पर आदमियों पर आपने लगा दिया, विकसित भारत के लिए आपके पास पैसा नहीं है। जितनी भी आप बात कर रहे हो सिर्फ विकसित भारत की 10-10 साल की बात करते हो कि आज से 10 साल बात करेंगे, बजट आप दे रहे हो इस साल का, बात आप करते हो 5 साल और 10 साल की, उसमें आप भूल जाते हो 2 साल बाद कि आपने क्या बोला था। ठीक है। जैसे आपने करा ना हमारे युवाओं के साथ, 20 लाख को आप देने वाले थे जॉब्स, और 95 लड़कों को सिर्फ जॉब्स लगी। आपने जिस तरीके सिर्फ 95 लड़कों को जॉब्स लगी, आपने लूट लिया लोगों को, आपने लूट लिया, आपने लूट लिया। आप बताइए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बजट महोत्सव में बजट आ चुका है, कैलाश जी बजट आ चुका है, बजट पे प्रतिक्रिया भी लगातार आ रही है, जिससे चर्चा में भी देखिए बहुत सारे। रोहित जी देखिए, कुछ विधानसभा के लिए बचा लीजिए, कुछ विधानसभा के लिए, अभी यहाँ पर विधानसभा नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि देखिए बजट आया, सबकी अपनी प्रतिक्रिया इसलिए भी होती है क्योंकि प्रायोरिटी अलग अलग हो जाती है, किसी के लिए कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण है और किसी के लिए कुछ और प्राथमिकता में, लेकिन सरकार के लिए क्या है वो निर्धारित करती है कि बजट कैसा है। हालांकि अपनी अपनी प्रतिक्रिया है, आम जन के लिहाज से भी इस बजट को वो आंकड़ा है, और ये हम आप पर छोड़ते हैं क्योंकि बजट किसके नजरिए से क्या था, जो हमारे एक्सपर्ट्स कहते हैं उन्होंने नंबर के जरिए बताया कि वो इस बजट को कैसे देखते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि अगर दूरदर्शी बजट है, विजनरी बजट है, सिर्फ जनता ये चाहती है, आम जन जो भारतीय वो ये चाहती है कि जो आप कह रहे हैं उसे करिए,
जितने वक्त में कह रहे हैं उसे पूरा कीजिए, क्योंकि हर साल बजट आएगा, हर बार नई घोषणाएं, नए प्लान्स होंगे, और अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे और पीछे की चीजें पूरा नहीं करेंगे तो वो अधूरी ही रह जाएगी। तो सिर्फ ये बातों में नहीं, कागज में नहीं, आंकड़ों में ही नहीं, जमीन पर नजर आना चाहिए, और तभी कह सकते हैं कि ये बजट सफल है। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।